हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। दोस्त, एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने इस चैनल प्यारे प्यारे चैनल पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को जब अगर आप देख रहे हैं तो अंत समय तक ज़रूर देखें ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्ट हम लोग बात करते हैं सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट। सभी में जहाँ पर भी सीटीपी आता है वहाँ पर यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो इस तौर पर यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं सुपर टेट के लिए। ठीक है। और प्रैक्टिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस फर्स्ट मैंने आपको वीडियो में दे रखा है, अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेकेंड भी दे रखे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस थर्ड के बारे में। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस थर्ड में फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने होगा। और देखिए, बहुत मतलब कि हाई नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, मीडियम साइड के क्वेश्चन है सब। तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राचीन काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था। यानी कि पुराने समय में जो हमारा पर्सनालिटी था किस चीज़ पर आधारित होती थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं सर्वांगीण विकास पर, यानी कि पूरी तरह विकास पर, तो नहीं जी, ये पूरी तरह विकास पर आधारित नहीं था। इस बात को आप समझ सकते हैं, पूरी तरह उस पर आधारित नहीं था। इस बात को ध्यान सुन सकते हैं। दूसरी बात है संरचना, शारीरिक संरचना पर। यानी जो शारीरिक संरचना था, यानी कि आंतरिक, यानी कि आंतरिक तौर पर जो चीज़ें थीं वो चीज़ इस पर डिपेंड थी। और ये प्राचीन काल में व्यक्तित्व शारीरिक शारीरिक रचना पर ही आधारित था। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि जो बी वाला है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता था, शारीरिक संरचना पर। समय नुकसान न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। अब इसमें बात ये हो रही है, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। दूरदर्शिता यानी इसमें ये बात होती है कि चीज़ें तो सामने रहेगी, नज़दीक रहेंगी, लेकिन उनको समझने में बहुत समस्या होती है, कठिनाई होती हैं। तो ये बातें तो और तरह से बताई जा सकती हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं सब। लेकिन यहाँ पर हम लोग विकार की बात न करके सीधा डायरेक्ट यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, और 4 शब्दों पर ध्यान रखते हुए अगर एक पर ट्रिक कर पा रहे होंगे तो ठीक ठीक ऐसे ही आपके सुपर टेट में क्वेश्चन इस तरह से आता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अच्छा देखिए, एक मिनट, इससे बात किया जाए हाइप्रोपिया, ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हाइप्रोपिया जो है यही आपकी है। निम्न में कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है, तो ये हाइप्रोपिया दिया गया है। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो जानेंगे भी होंगे और इसको आप सही से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा हाइप्रोपिया हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हाइप्रोपिया हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बनता है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है या प्रयोग किया गया, तो हाइप्रोपिया है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, ये तो हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान है। गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। भाई देखो, यहाँ बात रह गई कि थर्ड क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की जो हम बात करते हैं, तो गर्भावस्था से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है, तो उस गर्भावस्था से लेकर के उस गर्भावस्था से लेकर के जब तक वो
परिपक्व नहीं होता है तब तक उसमें क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अच्छा, एक बात और बात कर लेते हैं वृद्धि और विकास की और परिपक्वता की। तो कोई अपने में पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। जो मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो समझ पाते हैं सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखते हैं और उनके दोनों साथ साथ चलती है, वृद्धि और विकास एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट पूरक हैं ये। तो देखो वृद्धि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक चलती है, वृद्धि एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक परिवर्तन में बदलाव लाती रहती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें विकास की तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि जो विकास है यह विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा विकास होता रहता है। यानी कि जब तक व्यक्ति मतलब कि जब तक वह शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, पौण अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में, जिस अवस्था में हो तो ये विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक ना। ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। देखते कभी कभी जो प्रौढ़ अवस्था में यानी वृद्धावस्था में व्यक्ति चले जाते हैं तो कहते हैं मैंने अपने लाइफ में तो ऐसा कभी सुना ही नहीं जो आज मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा तो ये विकास हमेशा मान लीजिए कि लोगों के अंदर होता रहता है और एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु। देखो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु सर्वप्रथम माता पिता को पुकारता है। देखो, सबसे पहली बात, माता पिता को क्या सबसे पहले तो माता पिता का नाम थोड़ी जानता है या माता पिता को जानता तो नहीं कि हमारे माता हैं पिता हैं, तो इशारा से काम करता है ना। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक ना, ये 4 नहीं होगा। देखो, गले से अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है, क्या तभी जान जाता है क्या वो कौन से शब्द कहाँ प्रयोग करने हैं, किसको बुलाना है, मेरे दोस्त का क्या नाम है, मेरे मित्र का क्या नाम है, जो भोजन है मेरे सामने उसका क्या नाम है, ये चीज़ें नहीं जानता है। तो देखिए भाई, ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सरल वाक्य बोलने लगता है। अब जो नॉर्मल वाक्य क्या वो तुरंत बोलने लगेगा, ऐसा नहीं है। सरल वाक्य हो या हार्ड वाक्य हो, यानी कठिन हो या सरल हो, वो बोल नहीं पाता है भाई, सीधी सी बात है। जो जब विकास की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें सबसे पहले वो रोता और चीखता चिल्लाता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। उस बच्चे को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। अब उसको भूख लगे तो मिल्क बोल, थोड़ा नहीं बोला कि मदर मुझे मिल्क चाहिए या फादर मुझे मिल्क चाहिए या पड़ोसी लोग मुझे मिल्क चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं है। उसको तो मिल्क के बारे में पता नहीं होता है, दूध के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, उसको भोजन के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को आपके पास पहुंचाने के लिए सबसे पहले वो क्या क्या काम करता है भाई, तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी चीज़ों से, अपनी ध्वनियों से, रो करके, चीख करके, चिल्ला करके, मतलब कि जैसे अपने चीज़ों को अनुभव करा करके, या मतलब कि जैसे दिखा करके अपने माता पिता को ऐसे क्या करता है, इस चीज़ को अनुभव कराना चाहता है कि मुझे क्या लगी है, भूख लगी और मुझे पीने के लिए दूध या खाने के लिए, मतलब कि कुछ खाने के लिए क्या, आप उतना बचपन अवस्था में तो कोई खा नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो वह क्या करता है, अपने मतलब कि पेरेंट्स के पास इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता है कि मैं भूखा हूँ। तो उस चीज़ को क्या होती है यहाँ पर, उसकी भूख की पूर्ति होती है यहाँ पर। तो किस माध्यम से भाई स्पष्ट कराता है, तो रोता है, चीखता है और चिल्लाता है। तो इस बात से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि डी फॉर डॉक्टर, यानी कि जब रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे जा करके, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु क्या करता है, रोता है, चीखता है और चिल्लाता है, ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्त। चलो भाई, हाँ देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, इस बात को समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि बाल अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। बाल अवस्था में, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इसकी बात नहीं कर रहा है, किस अवस्था में, बाल अवस्था की बात कर रहा है। देखिएगा,
बाल अवस्था में बालक बाल मतलब कि एक इनकी ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होते हैं, आकर्षित होने का काम करते हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने का काम करते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखो, तो सबसे अगर हम लोग बात करते हैं, खेल कूद की भी छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अरे भाई, बाल अवस्था में अगर खेल कूद की छूट नहीं देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि खेल कूद से ही बच्चे का विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। और खेल कूद यानी कि जो खेल कूद है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इन्वामेंट के लिए। उसका वो इन्वामेंट है, उसमें खेलेगा कूदेगा, मित्र मंडली बनाएगा, तो उसका विकास होगा। हाँ, बोल चाल के शारीरिक तौर पर सारी चीज़ों क्या होता है, उसका विकास होता है। तो ये तो भाई हमारा जैसे कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले पढ़ लेना चाहिए, पूरी पढ़िए पहले। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अब कोई किसी को लाठी से पीटता हो, डंडे से पीटता हो, उसके पास आप भेजोगे भाई शिक्षा से, पता डर जाएगा, भाग जाएगा, वो स्कूल भी नहीं जाएगा, अपना ट्यूशन कोचिंग छोड़ देगा सब, पढ़ने के पढ़ाई के नाम पर डरने लगेगा। तो भाई डर ऐसी चीज़ होती है कि डर गया बच्चा तो पढ़ेगा नहीं, सीधी सी बात है। ऐसे शिक्षक के पास भेजने की क्या आवश्यकता है? तमाम अच्छे अच्छे शिक्षक पढ़े हुए हैं, उनके पास भेजिए। तो इस तौर पर ऐसे में नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अब बच्चे को कहोगे भैया अब एक काम करो, तुम जो सिस्टम हमारे मतलब कि परंपराओं से चली आ रही, वैदिक काल से जो चली आ रही है, उस चीज़ को फॉलो करो, तो वो कर नहीं पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, नीचे देखो, सामूहिक खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। सामूहिक खेल यानी कि जो सामूहिक खेल है, जैसे मान लीजिए जो खेल होते हैं, हाँ, अंत्याक्षरी, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो समूहों में बच्चों को रख करके आप उसको क्या करते हैं, खेला करके उसको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो समझिए कि जो खेल में बच्चा सीख जाता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है, उसको कभी भूलता भी नहीं है, उसको बहुत ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और प्रयास सीखने का प्रयास करता है। तो दोस्त, ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों, यानी कि जो जिस चीज़ को खुद वो क्रिएट कर पा रहा है, जो चीज़ों को खुद निर्माण कर पा रहा है, जिसको खुद उसके बारे में सोचने के बारे में मतलब उसके बारे में सोचने का प्रयास कर रहा है, उसको करने का बार बार प्रयास कर रहा है, तो ये रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाए ना, तो दोस्त समझो कि वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो कि उसके अंदर क्रियात्मक चीज़ें होनी चाहिए। और बच्चा देखो, बच्चा सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है वो कभी थकता नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कोई भी काम करना हो ना, तो हम और आप अगर जाना हो तो हम लोग क्या होंगे, और कुछ समय के लिए ऐसे बोलते हैं, छोड़ो जाने दो, रहने दो, बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, हैं? तो ये कहानी तो आप सुने ही होंगे कि दो व्यापारी थे और दोनों सोए थे, एक आम गिरा नीचे और दोनों एक दूसरे को देखते थे, उसको बस देखते थे, लेकिन कोई लेता नहीं था, और दूसरे को बुलाते थे कि भाई थोड़ा उठा के हमारे मुंह में डाल दो। अजीब बात है। देखो, ये जो बच्चा होता है ना, ये नई चीज़ों का निर्माण करता है। नहीं देखते हो, खिलौना खिलौना मिट्टी का खिलौना कितना बनाता है, टूटता है फिर बनाता है, टूटता है फिर बनाता है, जितना टूटेगा उतना बनाएगा, गजब का उसके अंदर निर्माण होता है। तो ये क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्त, अगर सामूहिक खेल में बच्चे को सिखाते हो या रचनात्मक कार्य क्रिएटिविटी जिसमें क्रिएटिविटी हो, तो समझिए कि उसका विकास बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो ये बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों, क्योंकि समूह में रहना बहुत पसंद करता है बच्चा बाल अवस्था में। ठीक ना, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस दोस्त पर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जस्टिस के बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो भाई, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे की, जो वृद्धि की बात हो जाए, वृद्धि की बात हो रही है, और जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है दोस्त। इट इज़ वेरी रॉन्ग। एक दूसरे के उल्टे भी नहीं है। अब जब दो ठो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे तो दो ठो करेक्ट होंगे, तो भाई या तो समान होंगे या तो पूरक होंगे, तो समान नहीं होते हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट यहाँ पर बैठ रही है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सीखना है, सीखना क्या है यार? जब आप सीखते हैं तो क्या होता है बताओ, बता दो, हम भी सुन लें।
तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लैंग्वेज सीख गए, हिंदी तो आपका पर्सनल लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। अगर सेकेंड लैंग्वेज में मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीख गए, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, आपके बोल चाल की भाषाओं में परिवर्तन होगा। यानी कि सीधी सी बात है, घुमा कर न कही जाए तो सीखना व्यवहार में क्या है दोस्त? परिवर्तन है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। यस, एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, उसके बारे में अभ्यास हो गया, तो समझो कि यानी कि जो अनुभव होता है उसी का अभ्यास का ये क्या है? परिणाम है। यानी कि जो चीज़ें हमको अनुभव हो जाती है, आग है तो आग को अगर आप छूते हैं तो आपको अनुभव हो गया कि अगर आग को मैं छूँगा तो क्या होगा? जल जाऊँगा। तो आप बार बार उसको करोगे तो तुमको अभ्यास हो जाएगा, नहीं मुझे इसको टच नहीं करना है। पानी की बात है तो पानी को बार बार अगर पानी में कूदोगे, तुम्हें पता है पानी में जाएंगे तो हम क्या होंगे? डूब सकते हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है? मतलब अनुभव तो होता है, साथ साथ अभ्यास हो जाता है। जब अभ्यास होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? दूरी बना लेते हैं। अगर आपको पता हो कि अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों पढ़ लेते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमारा सारा पढ़ाई क्या होगी? अधूरा रह जाएगी। यानी कि अधूरा का मतलब ये है कि मतलब कि आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आप फटाफट फटाफट कर ले जाएंगे, स्पीड तो होगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। और जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी ना हो तो समझिए कि काम चौपट हो जाएगा वहाँ पर। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। तो दोस्त समझ सकते हैं कि अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। भैया देखो, जब सीखोगे कोई चीज़ ना तो तुम्हारे व्यवहार में अस्थायी रूप से क्या होगा? परिवर्तन होगा, मतलब अस्थायी रूप से उसको सीख जाओगे। अब तुम्हें साइकिल चलाने आ ही नहीं रहा है, अब साइकिल चलाना बार बार गिरे, रोटी बनाना आपको आ ही नहीं रहा है, तो बार बार हाथ जलता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है आपको? मतलब कि आपके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि आप जब चाहें तब उस काम को चुटकियों में कर सके। तो बात तो सही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्त? उपयुक्त सभी। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको मिटा लूँ, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो आपको समझ पर आ रहा होगा। आप देखो, तत्परता का नियम किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये गुथरी का नहीं है, मन का नहीं है, तो किसका है? थर्नडाई का। थर्नडाई का तत्परता का सिद्धांत किसका है? थर्नडाई का। आप पढ़े भी होंगे, अपने चैप्टर में पढ़े भी होंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? अब बताओ, जो पिछड़े बालक हैं जो क्लास में ही पिछड़ गए हैं, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, वो सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उनको टेबल पता नहीं है, अब लगो उनको काम देने, होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो, तो क्या होगा? और पिछड़ जाएंगे वो। तो भाई ऐसे बच्चों को काम हमको नहीं देना है। मानसिक रूप से पिछड़े वाला, अब जो मानसिक रूप से मेंटली अगर कोई पीछे है तो भाई उसको तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको भी आपको होमवर्क नहीं देना है, नहीं तो और ये पिछड़ जाएंगे सब। समस्यात्मक वाला, जो हमेशा समस्या में उलझा रहता है, हाँ, जैसे हमें हमेशा समस्या में उलझा रहता है, हाँ, तो वैसे बालकों को अगर होमवर्क आप देते हैं तो एक तो समस्या में पहले से उलझा है और क्वेश्चन तो और उलझ जाएगा। इसलिए हमको किसको होमवर्क देना चाहिए? गृह कार्य किसको देना चाहिए? घर के लिए विशेष कार्य किसको देना चाहिए? तो प्रतिभाशाली बालक को देना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ अब आइए। बालक का विकास होता है। भैया बालक का विकास कैसे होता है? दोनों दोनों ओर से तो होता नहीं है। काम ख़त्म करिए, तो जब इसको ख़त्म करते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा आपका। अच्छा, पैर से सिर की ओर, यानी कि पैर से सिर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता। एक मिनट यार, एक मिनट बाबू, देखो ये नहीं होता है। तो बालक का विकास किस ओर से है? सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। जी हाँ, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपका भी क्वेश्चन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये मैंने पूरा बताया आपको। और प्रैक्टिस ज़रूर देखो यार, मैंने तो आपको बताया है ना कि कितना भी पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं देखो तो समझो कुछ नहीं हो पाएगा।
प्रैक्टिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और छोटा छोटा मैं वीडियो बनाया होता कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है तो लोग बोर हो जाते हैं। तो बोर होने के लिए हम नहीं ऐसा नहीं किए हैं, छोटा छोटा बनाया ताकि आप आसानी से उसको देख सकें और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो गया। अगर कोई छोटा भी वीडियो देखते हो यार, तुमको फ़ायदा पक्का होने वाला है। अगर जो उसमें गलतियाँ हो उसको इग्नोर करो, जो उसमें सच है उसको क्या करो, कवर कर जाओ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा पर बने 998 बने रहने के लिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो समझ में नहीं तो कमेंट जरूर करके पूछें हमसे, क्योंकि हम जरूर बताएंगे हम आपको। ठीक है, और ज़रूर बताएं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसा रहा, शैली कैसी रही, ये कार्य कैसे रहा, और ये जो हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के तौर पर आपको बता रहे हैं ये कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलो भाई।